जय हिंद दोस्तों। द सियासी टेबल में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाह होने के आरोप तो आपने कई बार सुने होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जब शुरू हुआ तब विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया, एक नैरेटिव सेट किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह हैं। इसको लेकर कई सारे विदेशी यूट्यूबरों के वीडियोस आपने देखे होंगे। लगातार नरेंद्र मोदी को तानाशाह घोषित करने की कोशिश की गई। क्या नरेंद्र मोदी सच में तानाशाह है? क्या देश के अंदर सच में तानाशाही चल रही है? देश का चुनाव जब शुरू हुआ, लोकसभा का आम चुनाव, उस समय ये नैरेटिव सेट किया गया कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत करके सत्ता में आए तो देश के संविधान को समाप्त कर देंगे, देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ये बातें हवा ही नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के चुनाव शुरू करने से पहले एक दिए गए नारे को विपक्ष ने एक पूरी राजनीतिक तरीके से उसको बुनाया। बीजेपी ने चुनाव शुरू होने से पहले नारा दिया कि अब की बार 400 पार। इस अति उत्साह में बीजेपी के कुछ सांसदों ने पब्लिक मीटिंग में यह कहा कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। अब संविधान को बदलने की बात उन्होंने किस प्रसेप्स में कही, इसको लेकर के बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई और इस मुद्दे को विपक्ष ने हाथों हाथ लपका और देश में यह प्रचार किया कि बीजेपी अगर 400 सीटें जीती तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। संविधान में संशोधन करने के लिए पहली बात तो लोकसभा में 400 सीटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि 272 जो जादुई आंकड़ा है जिसके बाद सरकार बन जाती है। एक पार्टी 272 सांसदों के मत से लोकसभा से एक बिल को पास कर सकती है और राज्यसभा में भी बहुमत हो तो राज्यसभा के सदन से भी बिल को पास करके किसी भी कानून को संशोधित किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा में अब बीजेपी ने बहुमत हासिल कर दिया है। लोकसभा में पिछले 2 टर्म में बीजेपी के पास बहुमत था। ट्रिपल तलाक और धारा 370 जैसे बड़े मुद्दे बीजेपी ने राज्यसभा और लोकसभा से विपक्ष के विरोध के बावजूद पास कर दिए। तो इसका मतलब ये कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी पिछले 10 सालों में कभी भी ये कर सकती थी। बहरहाल अब कानून को लेकर के कई सारे ऐसे हजारों कानून जो छोटे मोटे कानून थे उसको बीजेपी पहले ही समाप्त कर चुकी है अपने 10 सालों में। वो संविधान के अंदर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तक बीजेपी ने 10% इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 50% कोटे के ऊपर जाकर के दे दिया। तो अगर आरक्षण समाप्त करने जैसी बात अगर करनी होती तो पहले 10 साल में आराम से किया जा सकता था। ये एक पहली दृष्टया समझा जा सकता है। दूसरा, वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर का जिस प्रकार से रेप हुआ उसके बाद पूरे देश में इसका आक्रोश है। बंगाल के ट्रेनी डॉक्टर के इस जघन्य अपराध के खिलाफ वहां के स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां के आंदोलन को कुचलने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। पश्चिमी बंगाल की पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बाज रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है और जेल में ले जाकर उनकी क्या हालत की जा रही होगी ये किसी से छुपी नहीं हो सकती। इसमें अंदाज लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी पर इसका आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को जलाना चाहती है, अशांत करना चाहती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल जला तो इसके साथ पूरा हिंदुस्तान जलेगा। कई सारे राज्यों के उन्होंने नाम लिए और नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल को जलाया जाएगा तो इसके साथ कई सारे राज्य जलेंगे। इस प्रकार की धमकी देने का क्या उनका मकसद है, क्या इसके पीछे की योजना है, ये समझ में नहीं आ रहा। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तमाम सारा विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किसी एक मुद्दे पर भी तानाशाह और घमंडी कहकर के, अहंकारी कहकर के लगातार हमला बोलता था, इस्तीफा मांगता था, वो आज पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना के बाद ममता बनर्जी को बचाने में लगा हुआ है। रेसलिंग की बेटियां अगर जब धरने पर बैठी और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक यौन शोषण का आरोप लगा तो नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का हत्यारा कहा, अहंकारी कहा और हिटलर तक कहा। जो उनको कहना था सब कुछ कहा और उनसे इस्तीफा लगातार मांगा गया। लेकिन आज जब इतना बड़ा जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ है तो कोई ममता बनर्जी से सवाल करने को तो दूर, उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। बल्कि राहुल गांधी से ये पूछा जाता है इस मुद्दे पर तो वो कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, उन्हें ये मुद्दा डिस्ट्रक्टिव लगता है। इसके साथ तमाम सारे विपक्ष आगे बढ़ते हुए ये तक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर सेलेक्टिव राजनीति कर रही है। जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्राइम होता है जहां बीजेपी की सरकारें हैं तो बीजेपी क्यों नहीं बोलती। वही आरोप बीजेपी भी लगाती है कि तमाम सारी लेफ्टिस्ट मीडिया, गैंग, वामपंथी पत्रकार, वामपंथी लोग और ये तमाम सारा विपक्ष जो है वो केवल बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर कोई घटना होती है तो पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, जबकि बंगाल के अंदर अभी तक किसी नेता ने मिलना तो दूर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तक नहीं किया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल की इस सारी तमाम सारी घटनाओं के बाद हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को, पश्चिम बंगाल की पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर एक महिला मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है, इसको लेकर के कोर्ट पहले ही अपनी नाराजगी जता चुका है। इसके बाद अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो बहुत हो चुका, अब इससे ज्यादा सहन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि क्या बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बीजेपी के कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी आखिर पश्चिमी बंगाल को लेकर इतनी सुस्त नजर क्यों आ रही है, क्यों नरेंद्र मोदी एक टफ डिसीजन लेने से इस बार घबरा रहे हैं, क्यों वो पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं।
क्या नरेंद्र मोदी किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं या किसी खास मौके का इंतजार कर रहे हैं, या फिर क्या वो डरे हुए हैं ममता बनर्जी से? ये इस बात की कयास लगाई जा रही है। आपको बताएं कि राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री करने का इस समय बीजेपी के पास सबसे उत्तम अवसर है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के छात्रों में वहां की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश है और इस आक्रोश के अंतर्गत वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और उस आंदोलन के पीछे खड़ा होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को मदद करनी चाहिए, उनको फंडिंग करनी चाहिए, उनके केस लड़ने चाहिए, अगर उनसे पुलिस से उनके अत्याचार से बचाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री करके लोगों के बीच में जगह बनाने का ये सबसे बढ़िया अवसर है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का तो काम ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी को तलाशें, लेकिन बीजेपी क्यों इसमें ढील डाल कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये कि राष्ट्रपति शासन को लगाने में सरकार पीछे क्यों हट रही है। पश्चिम बंगाल को अगर बीजेपी जीतना चाहती है, वहां पर अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहती है, तो वहां के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी तमाम सारी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी के ममता बनर्जी पर दीदी ओ दीदी वाले कटाक्ष, एक ताबड़तोड़ प्रचार, और उसके बावजूद बीजेपी 3 से केवल 70 सीटों तक पहुंच पाई। और उसमें भी चुनाव होने के बाद बड़े नेता बंगाल से बाहर आ गए और जिन लोगों ने पार्टी का काम किया, पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको किस प्रकार से घर से निकाल कर मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, उन्हें पीटा गया, लोगों में डर फैलाया गया। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेता इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया। इसको लेकर के वहां के लोगों में उदासीनता है, थोड़ा डर का माहौल है। वहां की जनता निष्पक्ष होकर के वोटिंग नहीं कर पा रही है, बिना डरे वोट नहीं डाल पा रही है। इसलिए बीजेपी को वहां पर इस बार लोगों के साथ अगर वो खड़ी होती है तो उनके पास एक बड़ी अच्छी मौका है, बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बंगाल में अपना राज कर सकती है। और एक बार बीजेपी बंगाल में आती है तो वहां की जो घुसपैठ है उस पर लगाम लगेगी और बीजेपी को बंगाल के अंदर आना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति के बयान के बाद और वहां के राज्यपाल भी इस बात को कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो समाप्त हो चुकी है। और कांग्रेस के पूर्व के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि बंगाल के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं रही है। बंगाल के अंदर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बांग्लादेश से रोहिंग्या का घुसपैठ करवा रही है, फर्जी आधार कार्ड बनवा रही है और उन्हें अपने वोटर के रूप में जगह जगह पर बिठा करके एक डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश वहां पर चल रही है। इसको अगर रोकना है तो इस बार राष्ट्रपति शासन को लगा करके वहां की डेमोग्राफी को ठीक करना जरूरी है। एक ऐसा ही तूफानी बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी दिया। उन्होंने विधानसभा के सदन में कहा कि वो असम को मियां मुसलमानों की जमीन नहीं बनने देंगे। उन्होंने भी कहा कि पश्चिम के अंदर तेजी से घुसपैठ हो रही है और वहां की डेमोग्राफी को बदलने के लिए बाहर से लाए गए मुसलमानों को वहां पर बसाया गया है। और असम के अंदर 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे निर्णायक भूमिका में मुसलमान हैं और ये देश के लिए खतरा होगा। इस प्रकार का बड़ा बयान उन्होंने दिया। इसी बीच पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष की जो जातियों में बांटने की राजनीति है उसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो फिर कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। सोचने वाली बात होगी कि आखिर ममता बनर्जी ने किस आधार पर यह कहा, और इसको लेकर के सरकार, केंद्र की सरकार को ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े फैसले वो कर सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के अंदर बदल रही डेमोग्राफी, वहां के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर के सरकार को सीरियसनेस दिखानी चाहिए और राजनीति को भी अगर करना है तो बीजेपी के पास अच्छा मौका है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। आपका क्या सोचना है इस पर? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह है या ममता बनर्जी जो कर रही है वो तानाशाही है, या जो विपक्ष जातियों में बांट करके देश को अलग अलग अपनी जातियों को बांट करके राजनीति को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो राजनीति है, या बीजेपी सेलेक्टिव राजनीति करती है? आपका जो सोचना है नीचे कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल TST शो। आपका दिन शुभ हो।